नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान सागर में। मित्रों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। मित्रों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। एक राजकुमारी ने बताया कि चाहे प्राण निकाल कर दे देना, लेकिन यह 3 लोग कभी अपने सगे नहीं होते। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय मित्रों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं मित्रों आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। मित्रों, कुछ समय पहले बात की है। किसी नगर में एक राजा रहता था। वह राजा बड़े ही अच्छे स्वभाव का था। अपनी प्रजा के हर दुख का निवारण वह राजा किया करता था। राजा की प्रजा भी अपने राजा से बड़ी प्रसन्न थी। राजा के राज्य में नगर वासियों को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मित्रों, राजा के 2 छोटे भाई भी थे जो राजा के महल में ही रहते थे। वह दोनों छोटे भाई अपने बड़े भाई राजा से बड़ी जलन रखते थे। वह खुद नगर के राजा बनना चाहते थे। दोनों छोटे भाई हमेशा इसी प्रयास में लगे रहते कि किस तरह राजा का हर काम बिगाड़ दिया जाए और प्रजा राजा के कामों से तंग आकर उसे राज्य गद्दी से हटा दे। मित्रों, एक दिन की बात है। राजा का जन्म दिवस आता है। अपने जन्मदिन की खुशी में राजा पूरे नगर वासियों के लिए दावत देता है और राजा की रसोई में पूरी प्रजा के लिए भोजन तैयार होता है। मित्रों, तभी वह दोनों राजा के छोटे भाई व्यवस्था का मुआयना करने के बहाने रसोई में घुस जाते हैं और रसोइये को अपनी बातों में उलझाकर भोजन में कोई जहरीली औषधि मिला देते हैं। अब तो मित्रों, रसोई से बाहर आकर वह दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं। सोचते हैं कि अब तो यह भोजन खा कर नगर की सारी प्रजा बीमार पड़ जाएगी और क्रोध में आकर नगर के सभी लोग राजा को राज्य गद्दी छोड़ने के लिए बोलेंगे, तब हम में से कोई राजा बनेगा। मित्रों, इधर क्या होता है कि राजा की जो बेटी थी यानी राजकुमारी, उन दोनों भाइयों को भोजन में औषधि मिलाते हुए देख लेती है। मित्रों, अब तो राजकुमारी बड़ी चिंतित होती है और दौड़ती हुई राजा के पास जाती है। राजकुमारी राजा को सारी बात बता देती है। राजकुमारी कहती है कि राजा साहब, आपकी प्रजा के भोजन में विष मिला हुआ है। मित्रों, अब तो राजा को ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि उसके सगे भाई उसके साथ ऐसा करना चाहते हैं। राजा अब तुरंत रसोई में जाता है और जिस बर्तन में विष मिला हुआ था उस भोजन को राजा फेंक देता है और दूसरा भोजन बनाने के लिए रसोइये को कहता है। मित्रों, अब नगर की सारी प्रजा भोजन करने के बाद अपने घर चली जाती है। इधर राजा उस राजकुमारी का खूब धन्यवाद करता है और कहता है कि हे राजकुमारी, जिन भाइयों को मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। राजकुमारी कहती है कि राजा साहब, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आपके दोनों छोटे भाई आपका हर काम बिगाड़ने का प्रयास करते रहते हैं। राजकुमारी आगे कहती है कि राजा साहब, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ कि चाहे प्राण निकाल कर दे दो, लेकिन यह 3 लोग कभी अपने नहीं होते हैं। मित्रों, राजा कहता है कि हे राजकुमारी, तुम अपनी कहानी शुरू करो, मैं मन लगा करके कहानी को सुनूंगा। मित्रों, अब राजकुमारी अपनी कहानी प्रारंभ करती है। राजकुमारी कहती है कि प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में भानुसेन नाम का राजा राज करता था। उस राजा के महल के पास एक सुंदर सा बगीचा था। उस बगीचे में अनेकों तरह के फल और फूल वाले पेड़ लगे हुए थे, जिन पर तरह तरह के फल लगते थे। राजा के बगीचे में एक विचित्र पेड़ भी था जिस पर सोने के फल लगते थे। राजा ने उस पेड़ की सुरक्षा के लिए कई सैनिक लगा रखे थे ताकि कोई भी उस पेड़ से फल तोड़कर चुरा कर ना ले जाए। माली भी उसकी हर समय देखभाल करता था। माली रोजाना शाम को उस पेड़ के फल गिनकर सोता था और सुबह होने पर फिर उन्हें गिनता था। एक दिन की बात है, माली ने सुबह सुबह जब उस पेड़ के फल गिने तो उनमें से एक फल कम निकला। तब उस माली ने तुरंत ही राजा के दरबार में जाकर राजा को यह खबर दी। अब राजा साहब माली की बात सुनकर तुरंत बाग में पहुंच गए।
राजा को यह दृश्य देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि हमारे बगीचे में सुरक्षा का इतना ज्यादा इंतजाम होते हुए भी, चारों तरफ सैनिकों का पहरा होते हुए भी आखिर एक सोने का फल किसी ने चुरा लिया। तब राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे सोने का फल चुराने वाले चोर को पकड़ कर लाएगा, उसे हम अपने दरबार में सबके सामने सम्मानित करेंगे। राजा की यह बात सुनकर सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी, यदि ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो। आज रात्रि को मैं बाग में पहरा लगाऊंगा और मैं तुम्हें उस चोर को पकड़कर दिखाऊंगा जो हमारे बगीचे से फल चुरा कर ले गया है। राजा भानुसेन ने अपने बड़े बेटे को रात में पहरा देने की इजाजत दे दी। मित्रों, उसके बाद में बड़ा राजकुमार उसी बगीचे के चारों तरफ पहरा देने लगा, लेकिन पहरा देते देते 2-3 घंटों के बाद में उस राजकुमार को नींद आ गई और नींद की वजह से राजकुमार सो गया। सुबह उठकर के राजकुमार ने जब उस पेड़ के फल गिने तो उसमें से एक फल कम था। राजकुमार को बड़ी हैरानी हुई, सोचने लगा कि मैं रात भर पहरा लगाता रहा, फिर भी कोई फल को चुरा कर ले गया। सुबह उसने यह बात राजा साहब को बताई। राजा ने देखा कि हमारा बड़ा बेटा सोने के वृक्ष की रखवाली करने में असमर्थ रहा। उसके रात में पहरा देने के बाद भी चोर फल चुरा कर ले गया। अगले दिन राजा से उसके दूसरे बेटे ने इजाजत मांगी और कहा, पिताजी, वृक्ष की रखवाली का काम आज मैं करूंगा, देखता हूँ फल कौन चुरा कर ले जाता है। अब दूसरी रात के लिए राजा ने अपने दूसरे बेटे को इजाजत दे दी और कहा, पुत्र, जाओ और हमारे बगीचे की ठीक से पहरेदारी करना, सुबह तक चोर हमारी पकड़ में आ जाना चाहिए। मित्रों, राजा का दूसरा बेटा भी अब उस सोने के फल वाले वृक्ष की रखवाली करने के लिए चला गया। आधी रात तक वह पहरा देता रहा। उसके बाद उसे भी नींद आ गई। फल की चोरी उस रात भी हो गई। यह देखकर के राजा बड़ा ही चिंतित हुआ। बाकी दरबार के लोगों को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। इस बात को सोच सोच करके सभी लोग हताश निराश बैठे हुए थे। तब राजा का छोटा राजकुमार आता है और कहता है, पिताजी, आज रात आप मुझे भी इजाजत दे दो, मैं भी उस वृक्ष की पहरेदारी करना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह चोर कौन है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आज रात्रि में मैंने पहरा दिया तो उस चोर को पकड़ के आपके हवाले कर दूंगा। मित्रों, राजा भानुसेन अपने छोटे पुत्र से अधिकतर नाराज रहता था। उसकी नाराजगी का कारण था कि वह अपने छोटे बेटे को सबसे बड़ा मूर्ख मानता था। राजा ने अपने छोटे बेटे से कहा, जब तुम्हारे 2 भाई असफल हो गए हैं तो तुम क्या कर सकते हो, इसलिए बेटा तुम जाओ अपना काम करो, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। किंतु राजा का छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने कहा, पिताजी, एक बार मुझे अवसर देकर तो देखो। राजकुमार के बार बार निवेदन करने पर अंत में राजा ने उसे पहरा देने की इजाजत दे दी। अब तो मित्रों, छोटा राजकुमार उस वृक्ष की रखवाली करने के लिए बगीचे में पहुंच गया और रात में जागकर उसकी पहरेदारी करने लगा। उस राजकुमार ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी परिस्थिति में आज रात सोऊंगा नहीं और आज रात्रि में उस चोर को जरूर पकड़ लूंगा। मित्रों, अपनी नींद को जीतकर राजकुमार उस वृक्ष पर दृष्टि बनाए हुए था। आधी रात के बाद उसने देखा कि एक सोने का तोता उड़ता हुआ आया और उस वृक्ष पर बैठ गया। उसके देखते ही देखते सोने का वह तोता एक फल अपनी चोंच में पकड़कर वहां से जाने लगा। मित्रों, राजकुमार तो पहले से ही सावधान था। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस तोते पर निशाना साधा और राजकुमार ने अपने धनुष से तीर छोड़ दिया। मित्रों, वह तोता बड़ा चालाक था। वह तीर के वार से बच गया और उड़ता हुआ वहां से चला गया, परंतु तीर लगने से उस सोने के तोता का एक पंख टूटकर नीचे गिर पड़ा। राजकुमार ने वह पंख उठाकर अपने पास में रख लिया और सवेरा होते ही पूरी बात राजा साहब को बताई और वो सोने का पंख भी राजा साहब को दे दिया। मित्रों, सोने के पंख को निहार कर राजा बड़ा चकित हुआ। वह उस पंख को देखकर उस पर मोहित हो गया। वह पंख को हाथ में लेकर देखता रहा। कहने लगा, पुत्रों, जब यह पंख इतना सुंदर है तो वह पूरा पक्षी कितना सुंदर होगा। ऐसा पक्षी तो हमारे राजमहल में होना चाहिए।
हमारा राजमहल उस सोने के तोते से और भी अधिक सुशोभित हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपनी मन की इच्छा बताई और बोला, पुत्रों, अब मैं यह चाहता हूँ कि उस तोता को कोई पकड़ कर लाए। राजा की बात सुनते ही सबसे पहले राजा का बड़ा लड़का इस काम के लिए तैयार हुआ और बोला, पिताजी, मैं उस तोते को पकड़ कर लाऊंगा। इस प्रकार उस सुनहरे तोते को ढूंढने के लिए राजा भानुसेन का बड़ा बेटा जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचने के बाद बड़े राजकुमार ने देखा कि एक वृक्ष पर बैठा एक सफेद तोता आराम कर रहा था। तोते को देखकर राजकुमार ने धनुष पर तीर चढ़ाया और तोते के ऊपर छोड़ने ही वाला था। तभी उसी समय तोते ने चिल्लाकर कहा कि हे राजकुमार, आप मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने के तोता की खोज में निकले हो। यदि तुम मेरी सलाह मानो और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो तो तुम अपने काम में सफल होकर लौटोगे। तुम इसी रास्ते पर सीधे चले जाओ। आगे जाने पर तुम्हें एक गांव से पहले 2 गुफाएं मिलेंगी। उनमें से एक गुफा बहुत ही सुंदर सजी धजी दिखाई देगी, जो दिखने में बड़ी लुभावनी होगी। दूसरी गुफा उबड़ खाबड़ झाड़ कांटों से युक्त होगी, लेकिन तुम उस सुंदर गुफा में प्रवेश मत करना। तुम उस झाड़ियों से युक्त गुफा में प्रवेश कर जाना। जब तुम उस गुफा के अंदर जाओगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। सफेद तोता की बात सुनकर राजकुमार ने सोचा, जरूर यह तोता मुझे मूर्ख बनाकर किसी गलत स्थान पर पहुंचाना चाहता है। मुझे इस धूर्त तोते की बातों में नहीं आना चाहिए। अब तो राजकुमार ने उस तोते को डांटते हुए कहा, अरे धूर्त तोते, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। मुझे तेरी मदद और सलाह की कोई जरूरत नहीं है। चल भाग जा यहाँ से। इतना कहने के बाद राजकुमार ने धनुष से तीर उस तोते के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन वह चालाक तोता राजकुमार के तीर से बचकर भाग गया। मित्रों, राजकुमारी आगे कहती है कि उसके बाद राजकुमार ने आगे को प्रस्थान किया। चलते चलते वह एक नगर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सचमुच वहां 2 गुफाएं थी। उनमें से एक गुफा बड़ी ही साफ सुथरी और सुंदर लग रही थी। गुफा के अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। उस सुंदर गुफा को देखकर राजकुमार के मन में भी उसके अंदर जाने की इच्छा हुई। राजकुमार जाकर उस सुंदर सी गुफा में ठहर गया। गुफा में पहुंचने के बाद वह भी उस नाच गान में शामिल हो गया। वह यह भूल गया कि वह एक सोने के तोता की तलाश में निकला था। मित्रों, इस प्रकार उसे कई दिन बीत गए। ना तो उसने उस तोते की तलाश करी और ना ही वह अपने घर लौटा। तब राजा भानुसेन ने अपने दूसरे बेटे को आदेश दिया कि बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई भी अभी तक लौटकर नहीं आया है। सोने के तोते की तलाश करने के लिए गया था। अब तुम जाओ और उस तोते की तलाश करके आओ। राजा की आज्ञा पाकर राजा का दूसरा बेटा जंगल के लिए चल दिया। जंगल में पहुंचा तो उसे भी वही सफेद तोता मिल गया जो उसके बड़े भाई को मिला था। वही बातें तोता ने उस दूसरे राजकुमार से भी कहीं, लेकिन दूसरे राजकुमार ने भी अपने भाई की तरह सफेद तोते की बात नहीं मानी और चलते चलते वह भी उसी सुंदर गुफा के अंदर चला गया और उस गुफा में हो रहे नाच गान में शामिल हो गया। वह भी भूल गया कि वो किस काम से आया है। मित्रों, जब दूसरा राजकुमार भी लौटकर अपने नगर नहीं गया, तब राजा के सबसे छोटे बेटे ने राजा से कहा, पिताजी, मैं सोने के तोते की खोज करने के लिए जाऊंगा। राजा ने कहा, पुत्र, जब तुम्हारे 2 भाई उस तोते को नहीं तलाश कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे, इसलिए तुम शांत रहो और घर में बैठो। राजा के बार बार मना करने के बाद भी छोटा राजकुमार जिद करने लगा। तब मजबूर होकर राजा ने उसे जाने की इजाजत दे दी। मित्रों, अपने भाइयों की तरह छोटा राजकुमार भी घोड़ा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचने पर उसे भी वही सफेद तोता मिलता है। उसे देखकर राजकुमार ने अपना धनुष बाण लिया और तोता पर तान दिया। तोता ने कहा, हे राजकुमार, तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। मित्रों, उस राजकुमार ने तोते की बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, ठीक है, आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूंगा और मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा। तब खुश होकर के तोता कहता है, हे राजकुमार, तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो।
क्योंकि तुमने मेरी बातों का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं तुमसे इसी बात से प्रसन्न हूँ। मुझसे जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो मैं तुम्हें उस गुफा तक पहुँचा देता हूँ। आओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इस प्रकार वह तोता अपने आकार को और बड़ा कर लेता है। अब राजकुमार उसके ऊपर सवार हो गया। राजकुमार के बैठते ही वो तोता एकदम से हवा में उड़ने लगा और थोड़ी ही देर में उस जंगल और पहाड़ों को पार करता हुआ उसी नगर में जा पहुंचा। वहां उसे 2 गुफा दिखाई दी। तब राजकुमार ने उस तोता की बात मानकर उस पुरानी गुफा में ही डेरा डाल दिया और वहीं अपने रहने का स्थान बना लिया। वहीं बाजू में बहुत सुंदर सी दिखने वाली भी गुफा थी, पर छोटा राजकुमार उसके लोभ में नहीं आया। वह उस गुफा में नहीं गया। रात भर विश्राम करने के बाद सवेरा होने पर राजकुमार आगे को चल देता है। वहां से कुछ दूरी तय करने पर उसे वही तोता फिर मिल जाता है। तो उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब यहाँ से आगे तुम्हें क्या करना है। तुम यहाँ से सीधे चलते रहो। आगे चलने पर तुम्हें बहुत ही सुंदर महल मिलेगा, जिस महल की हर समय सैनिक लोग पहरेदारी करते हैं। तुम उन सैनिकों से मत डरना और सीधे उस महल के अंदर चले जाना, क्योंकि वह राजा के सैनिक इस समय सो रहे होंगे। तुम निश्चिंत होकर के उस महल के अंदर चले जाना और उस महल के कमरों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां पर लोहे के एक साधारण से पिंजरे में सोने का तोता बंद है। तुम उस तोते को पिंजरे सहित उठाकर महल के बाहर ले आना, लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, उस सोने के तोते के पास में एक बहुत सुंदर सा हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी उस तोते को उस पिंजरे में मत रखना। यदि तुम उस लोहे के पिंजरे में से तोते को निकालकर उस हीरे से जड़े हुए पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मित्रों, इतना कहने के बाद फिर से उस सफेद तोता ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया और थोड़ी ही देर में राजकुमार को उस महल के पास में पहुंचा दिया। राजकुमार ने उस महल के पास में जाकर देखा कि वास्तव में उस महल के पहरेदार जो सैनिक थे वह गहरी नींद में सो रहे थे। वह बिना डरे ही सीधे महल में घुस गया और थोड़ी देर बाद उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर सोने का तोता पिंजरे में बंद था और उस तोते के पिंजरे के पास में 3 सोने के फल भी पड़े थे। राजकुमार उन्हें देखते ही पहचान गया कि यह फल तो मेरे ही बगीचे से चुराए हुए हैं। राजकुमार को सोने का तोता बहुत ही सुंदर लगा। वह बड़े गौर से उसे देख रहा था। अब सोने का तोता लेकर राजकुमार वहां से जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर पास में रखे हुए सुंदर से पिंजरे पर पड़ जाती है। वह पिंजरा हीरे मोती से जड़ा हुआ था। वह पिंजरा देखने में बहुत सुंदर था। उसमें एक से एक कीमती हीरे जड़े हुए थे। राजकुमार को तोता रखने के लिए वही पिंजरा अच्छा लगा। वह पिंजरे की चमक धमक में उस सफेद तोता की बात भूल गया। उसने तुरंत लोहे के पिंजरे से तोते को निकालकर उस कीमती हीरे से जड़े हुए पिंजरे में बंद कर दिया। मित्रों, उस तोता ने नए पिंजरे में आने के बाद में जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। वह राजकुमार अभी उस पिंजरे को उठाकर उस जगह से थोड़ी दूर भी नहीं चल पाया था। तभी उसी समय पर बहुत सारे सैनिक उस राजकुमार के पास आ पहुंचे और सिपाहियों ने उस राजकुमार को बंदी बना लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा। उसे याद आने लगा कि सफेद तोता ने मुझसे क्या कहा था और मैंने क्या कर दिया। अब क्या हो सकता है? अब तो मैं सिपाहियों के द्वारा बंदी बना लिया गया हूँ। तब सैनिक उस राजकुमार को खींचते हुए राजा के दरबार में लेकर गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने पूरी बात बता दी। राजा कहने लगा, हे राजकुमार, तुम आज मेरे महल में चोरी करने के लिए आए थे। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। इस अपराध की वजह से मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। हे राजकुमार, यदि तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मित्रों, यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? तब राजा कहता है कि यदि तुम मेरे लिए सोने का एक मृग लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हें बाइज्जत छोड़ दूंगा और इसके बदले में मैं तुम्हें यह सोने का तोता भी दे दूंगा। मित्रों, अब क्या होता है?
राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की वह शर्त माननी पड़ी। अब वह राजकुमार सोने के मृग की तलाश में निकला। उस महल से बाहर जाने के बाद में राजकुमार ने देखा कि वह सफेद तोता उसका इंतजार कर रहा है। उस राजकुमार ने जाकर उस तोता को सारी घटना बताई। उसी समय पर तोता ने बड़े निराश होकर के कहा, हे भाई, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुमने मेरे बताए अनुसार कोई काम नहीं किया है, जैसा मैंने पहले तुम्हें समझाया था। यदि तुम उसी प्रकार से काम करते तो आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। राजकुमार बोला, भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और एक बार मेरी मदद और कर दो। तुम्हारे बिना मैं सोने का मृग नहीं ला पाऊंगा। मुझे यहाँ के राजा ने सोने का मृग लाने के लिए कहा है। यदि मैंने ऐसा नहीं किया और सोने का मृग नहीं दिया तो यहाँ का राजा मुझे वह सोने का तोता नहीं देगा और मुझे फांसी पर लटका देगा। तब सफेद तोता ने राजकुमार की बात सुनकर कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। अब तुम एक काम करो, मेरे ऊपर बैठ जाओ। यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद दूसरे राज्य में तुम्हें एक महल मिलेगा। उस महल के पास एक बगीचे में तुम्हें सोने का मृग दिखेगा। उस बगीचे के नौकर चाकर सभी सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और उस सोने के मृग को पकड़ कर ले आना। लेकिन राजकुमार, एक बात याद रखना, उस मृग को बांधने के लिए वहीं 2 रस्सी पड़ी होंगी। उनमें से एक रस्सी पुरानी होगी और दूसरी सोने की रस्सी होगी। तुम उस मृग को उस साधारण पुरानी रस्सी से बांध लेना। उस सोने की रस्सी को हाथ भी मत लगाना। उसके बाद तुम उस मृग की पीठ पर सवार हो जाना, क्योंकि वह मृग घोड़े की तरह दौड़ता है। तुम उस मृग को दौड़ाते हुए बगीचे से बाहर निकल आना। राजकुमार ने कहा, हे तोता, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। जैसा तुमने बताया है मैं वैसा ही करूंगा। मित्रों, अब तो सफेद तोता ने उस राजकुमार को अपनी ऊपर बैठाकर और कुछ ही समय में उसको उस महल के बगीचे के पास में पहुंचा दिया। उस बगीचे के पास पहुंचते ही उस तोता ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चला गया। तब राजकुमार सीधा उस महल के अंदर घूमता हुआ सीधे उस बगीचे में जाता है। तो महल में जाकर उसने देखा कि सभी नौकर चाकर सो रहे हैं। फिर थोड़ी देर में वह राजकुमार उस महल के पास में जो बगीचा था, उस बगीचे में जब वह पहुंचा तो उस बगीचे में एक बहुत ही सुंदर सोने का मृग घूम रहा था। राजकुमार ने उस बगीचे में जाकर देखा। राजकुमार ने इतना सुंदर मृग कभी सपने में भी नहीं देखा था। राजकुमार ने आगे बढ़कर उस मृग को पकड़ लिया। जब वह उसे बांधने के लिए रस्सी देख रहा था तो उसकी नजर कोने में पड़ी हुई एक सोने की रस्सी पर गई। वह रस्सी दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी और उसमें हीरे मोती चमचमा रहे थे। उसके पास में एक और पुरानी सी साधारण रस्सी पड़ी हुई थी। राजकुमार ने सोचा कि इतने सुंदर मृग पर पुरानी साधारण सी रस्सी बांधना अच्छा नहीं लगेगा। राजकुमार उस सोने की रस्सी के लोभ में पड़ गया। उसने वह साधारण रस्सी को छोड़कर सोने की रस्सी उठा ली और उसके गले में बांधने लगा। मित्रों, इतने में वह मृग उसी समय जोर जोर से चिल्लाने लगा। मृग की आवाज सुनकर महल के जो सिपाही थे वह सब जाग गए। थोड़ी ही देर में उन सिपाहियों ने उस राजकुमार को बंदी बना लिया। तब सिपाहियों ने उस राजकुमार के हाथ बांधकर उसे अपने राजा के सामने पेश कर दिया। तब राजा ने सारी कहानी सुनकर कहा, युवक, तुमने मेरे सोने के मृग को चुराने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा का हुक्म देता हूँ। लेकिन राजकुमार, इससे पहले यदि तुम मेरा एक काम कर देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मित्रों, राजा कहता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक सोने से बना हुआ एक महल है और महल में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती है। राजकुमार, यदि तुम मेरे लिए उस राजकुमारी को लाकर दे दो तो मैं तुम्हारे प्राण छोड़ सकता हूँ और तुम्हें उसके बदले में सोने का यह मृग भी दे दूंगा। मित्रों, अब वह राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में पड़ गया था। राजकुमार को मजबूर होकर उस राजा की शर्त माननी पड़ी। अब राजकुमार वहां से सोने से बने हुए उस महल की खोज में निकल पड़ता है। वहां से कुछ दूर निकलने पर उसे फिर वही सफेद तोता मिल जाता है। तोता कहने लगा, हे भाई, तुमने इस बार फिर से मेरी बातों को नहीं माना। यदि तुम मेरी बातों को मान जाते
तो आज यह नई मुसीबत तुम्हारे आगे खड़ी नहीं होती। हे राजकुमार, अब मुझे तुम पर बहुत क्रोध आ रहा है, फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें उस सोने से बने हुए महल के पास पहुंचा दूंगा। तुम उस महल के बाहर छुपे रहना। जब उस महल से निकलकर राजकुमारी एक सरोवर में स्नान के लिए आए तो उसी समय पर तुम आगे बढ़ करके उस राजकुमारी का हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रप्रभा का हाथ पकड़ोगे तो उसी समय राजकुमारी तुम्हारे साथ आने को तैयार हो जाएगी। लेकिन राजकुमार, एक बात तुम मेरी गांठ बांध कर रखना, तुम उस राजकुमारी को वहां से अपने साथ लेकर चले आना। वह चाहे कितना ही कहे पर उसे महल में वापस मत जाने देना। तोता कहता है कि हे राजकुमार, वह राजकुमारी तुम्हें मीठी मीठी बातों में फंसाने का प्रयास तो बहुत करेगी और तुमसे कहेगी कि मैं अभी तुरंत ही अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उस राजकुमारी की इन मीठी मीठी बातों में मत फंसना। अगर तुमने उसे जाने दिया तो फिर तुम नई मुसीबत में पड़ जाओगे। इतना कहने के बाद सफेद तोता ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठा लिया और हवा में उड़ता हुआ उसी महल की ओर चलने लगा। महल के पास पहुंचते ही वह राजकुमार एक वृक्ष की आड़ लेकर खड़ा हो गया। मित्रों, इधर राजकुमारी सरोवर में स्नान करने के लिए महल से बाहर आई तो उसी समय पर राजकुमार ने बड़ी हिम्मत बांधकर आगे बढ़कर राजकुमारी का हाथ कसकर पकड़ लिया। राजकुमार के छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजकुमारी कहने लगी, हे राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहते हो, मैं वहां तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। मित्रों, राजकुमार को तोता की बात अच्छी तरह से याद थी। सोचने लगा कि अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। राजकुमार ने कहा, नहीं राजकुमारी, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अभी तुरंत ही मेरे साथ चलना पड़ेगा। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी। राजकुमारी को रोता हुआ देखकर राजकुमार को उस पर दया आने लगी। एक स्त्री के आंसुओं ने उसे पिघला दिया। इस प्रकार दयावश राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में राजकुमार राजी हो गया और कहने लगा कि हे राजकुमारी, तुम रो मत, थोड़ी देर के लिए तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे मिलकर शीघ्र मेरे पास लौट आना। मित्रों, जैसे ही राजकुमारी ने अपने महल में पैर रखा तो उसी समय उस महल के सिपाही जाग गए और उन्होंने तुरंत राजकुमार को बंदी बना लिया। अपनी करनी पर अब वह राजकुमार बहुत पछताने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। तोता ने तो उसे बहुत आगाह किया था पर वह बार बार गलती करता जा रहा था। इधर सिपाहियों ने उसे अपने राजा के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। राजा इस बात से बहुत ज्यादा नाराज था। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस युवक को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। मित्रों, राजा का ऐसा आदेश सुनकर राजकुमार रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ा विचार करके कहा, हे युवक, मैं अपने द्वारा दिया गया आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन इससे पहले अगर तुम मेरा एक प्रिय काम कर दो तो राजकुमार, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। हमारे महल के ठीक सामने एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है। इस पहाड़ के कारण हमारे महल की सुंदरता फीकी पड़ गई है। यदि तुम 7 दिन के भीतर इस पहाड़ को तोड़कर समतल कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और अपनी राजकुमारी चंद्रप्रभा का विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। मित्रों, तब राजा की बात सुनते ही वह राजकुमार उस महल से बाहर निकलकर उस पहाड़ को देखने लगा। राजकुमार के हाथ में तलवार थी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इतना विशाल पहाड़ है, 7 दिन में इस पहाड़ को मैं कैसे तोड़ूंगा। राजकुमार ये सोच सोच कर बड़ा परेशान था, परंतु उधर उसके प्राण भी संकट में थे, इसलिए वह अपनी तलवार से ही धीरे धीरे करके उस पहाड़ को तोड़ने लगा। पहाड़ तोड़ते तोड़ते 6 दिन पूरे हो गए, परंतु वह पहाड़ का एक हिस्सा भी नहीं तोड़ पाया। राजकुमार थका हारा दुखी होकर बैठ गया और उसे अपनी करनी पर बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा। राजकुमार मन ही मन कहने लगा, यदि मैंने उस सफेद तोता की बातों को मान लिया होता तो आज मेरे लिए कितना लाभदायक होता। उस तोता ने मुझे हर बार अच्छी से अच्छी सलाह दी और मैं हर बार उसके विपरीत चलता रहा। राजकुमार बैठा बैठा यही सोच रहा था।
फिर अचानक से उसे अपने पैरों के पास सफेद तोता के पंख हिलते हुए दिखाई दिए। राजकुमार ने जब नजर उठाकर देखा तो सचमुच वही तोता उसके सामने खड़ा था। तोता ने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए राजकुमार, क्या हाल है? इस बार तुम्हारी मदद करने के लिए मेरी जरा भी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन मैं तुमको 6 दिनों से इस पहाड़ को तोड़ते हुए देख रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चला आया। जाओ, तुम जाकर के आराम करो, क्योंकि तुम पहाड़ तोड़ते तोड़ते थक चुके हो। तुम सो जाओ, तुम्हारा यह काम मैं कुछ ही घंटों में निपटा दूंगा। राजकुमार तोता की बात मानकर चुपचाप वहां से उठकर विश्राम करने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में राजकुमार को नींद आ गई। सुबह को जब राजकुमार सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने देखा कि वहां कहीं भी उस पहाड़ का तो नामो निशान ही नहीं था। वहां उस सोने के महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। मित्रों, यह देखकर राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ। वह सीधा वहां से राजा के दरबार में पहुंचा। तब राजा उसके काम से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने तुरंत ही अपने वादे के अनुसार अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी चंद्रप्रभा के साथ में कुछ दूर तक चला तो उसे रास्ते में फिर से वही सफेद तोता मिल गया। कहने लगा, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी चंद्रप्रभा के साथ तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का मृग और सोने का तोता भी प्राप्त करना होगा, क्योंकि वह दोनों चीजें तुम्हारे ही मतलब की हैं। उन्हें प्राप्त करना अब तुम्हारे लिए कोई कठिन काम भी नहीं है। तब राजकुमार तोता से कहने लगा, भाई, अब मुझे सोने का मृग और सोने का तोता मिल ही जाएगा, क्योंकि अगर मैं सोने का मृग लूंगा तो बदले में राजकुमारी देना पड़ेगा, और सोने का तोता लूंगा तो सोने का मृग देना पड़ेगा। मैं तो राजकुमारी चंद्रप्रभा को उस राजा के लिए ही ले जा रहा हूँ। तब सफेद तोता ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम भूल कर भी मत करना। इस राजकुमारी का तुम्हारे साथ विवाह हुआ है और अब ये तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे राजा को देना मत। तुम एक काम करो, तुम पहले राजकुमारी चंद्रप्रभा को लेकर सोने के मृग वाले राजा के पास जाओ। राजकुमारी को देखते ही राजा प्रसन्न होकर तुम्हें सोने का मृग दे देगा। तुम उसी समय उस मृग पर सवार हो जाना और सवार होने के बाद उन सभी लोगों से विदा मांगना और राजकुमारी से सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रप्रभा के पास विदा मांगने के लिए जाओ तो उसी समय राजकुमारी चंद्रप्रभा का हाथ पकड़कर उसे भी मृग पर बैठा लेना और फिर मृग को वहां से दौड़ा देना। राजकुमार, वह मृग इतनी तेज गति से दौड़ता है कि उसे कोई घोड़सवार नहीं पकड़ सकता। जाओ, पहले तुम यह काम पूरा करो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा कि फिर आगे क्या करना है। मित्रों, राजकुमार अब तो तोता की योजना के अनुसार काम करने लगा। जिस राजा का सोने का मृग था, उस राजा ने खुश होकर के उसे इनाम में सोने का मृग दे दिया। राजकुमार उस मृग पर तुरंत ही सवार हो गया और राजा से वहां से जाने की विदा मांगने लगा। अंत में वह राजकुमार राजकुमारी के पास गया और राजकुमारी को उठाकर उस मृग को तेज गति से दौड़ाता हुआ उस महल से बहुत दूर निकल गया। मित्रों, वह राजा अपना मुंह ताकता रह गया। इधर रास्ते में एक वृक्ष के नीचे वही सफेद तोता उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार को देखकर वह तोता कहने लगा, बहुत अच्छा किया राजकुमार, अब तुम यहाँ से जाने के बाद उस सोने के तोता को भी प्राप्त करो। तुम यह मृग लेकर सोने के तोता वाले राजा के पास जाओ। वह राजा इस मृग को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएगा। और लोग प्रसन्नता में अक्सर गलतियां करते हैं। कहते हैं, भय और खुशी के मौके पर लोग अच्छे बुरे का विचार त्याग देते हैं। उस समय सोच समझकर काम नहीं करते। तुम उस राजा के हाथ से पिंजरा ले लेना और जब वह सोने का मृग आपसे मांगे तो मृग की पीठ पर बैठकर वहां से भाग जाना और ऐसे में कोई भी व्यक्ति तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। मित्रों, इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि तोता ने बताया था। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ जब उस राजा के पास पहुंचा तो उसने राजा से सोने का तोता मांगा। राजा ने उस तोते का पिंजड़ा राजकुमार के हाथ में पकड़ा दिया। वह तो यह समझ रहा था कि राजकुमार यह सोने का मृग मुझे देगा। राजकुमार ने उसे मृग तो नहीं दिया, उल्टा उस मृग पर बैठकर भाग गया।
अब तो वह मृग बहुत तेज गति से भागने लगा। बेचारा राजा देखता ही रह गया। मित्रों, इस प्रकार आगे जाने पर राजकुमार को वही सफेद तोता फिर मिल गया। तब राजकुमार ने उस सियार से कहा, हे भाई, तुमने मेरी इतने लंबे सफर में बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे यह राजकुमारी, सोने का मृग और सोने का तोता मिल पाया है। तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है। मैं अपने एहसानों को उतारना चाहता हूँ। बताओ, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? तब तोता बोला, राजकुमार, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक तीर चलाकर तुम मेरे प्राण ले लो, मुझे मार डालो। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करोगे, तुम मेरे एहसानों से मुक्त हो जाओगे। मित्रों, उस तोता के मुख से ऐसी बात सुनकर राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगा, भाई, आखिर तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने तो मेरी इतनी बार जान बचाई है, इतने लंबे सफर में मेरी कई बार मदद की है। इसके बदले में मैं तुम्हारी जान ले लूं तो मुझसे ज्यादा पापी इंसान कौन होगा? यह अपराध मैं नहीं कर सकता। मित्रों, राजकुमार की इन बातों को सुनकर के सफेद तोता बड़ा आहत होता है। कहने लगा, हे भाई, यदि तुम मेरा यह छोटा सा काम नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें 2 बातें बताता हूँ। मेरी इन 2 बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम यहाँ से जाने के बाद किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना। दूसरी बात, तुम ऐसे आदमी के लिए कभी धन खर्च मत करना जिसको फांसी लगने वाली हो। सफेद तोता की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, मित्र, कैसी बातें करते हो? मैं भला किसी कुएं की दीवार पर यूं बैठूंगा, और मैं ऐसे आदमी के लिए धन खर्च क्यों करूंगा जिसको फांसी लगने वाली हो? मित्रों, इस प्रकार से वह सफेद तोता राजकुमार को 2 बातें बताकर वहां से चला गया, और वह राजकुमार भी अपनी पत्नी और सोने के तोता के साथ उस मृग की पीठ पर बैठकर आगे को चल देता है। कुछ ही समय में वह उसी छोटे से नगर में पहुंचता है जहां उसने उस गुफा में प्रवेश किया था। जैसे ही वह उस नगर में पहुंचा तो उस नगर के लोग राजकुमार को देखने के लिए बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि एक सोने के मृग के ऊपर एक राजकुमार और एक सुंदर राजकुमारी बैठे हैं। राजकुमार के हाथों में एक सोने का सुंदर तोता है। यह देखकर वह सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। मित्रों, तब तक राजकुमार ने देखा कि उस नगर के बगीचे में एक जगह पर बहुत से लोग इकट्ठे बैठे थे और वहां पर कुछ शोर सा हो रहा था। राजकुमार के पूछने पर वहां के लोगों ने बताया कि वहां पर 2 लोगों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। नगर के लोगों की बात सुनकर राजकुमार उसी तरफ जाने लगा। वहां पहुंचने पर उस राजकुमार ने देखा कि जिन 2 लोगों को फांसी होने वाली थी वह उसी के दोनों बड़े भाई थे। वह लोग इतने दिनों से उसी सजी हुई सुंदर गुफा में रह रहे थे और वह तरह तरह के बुरे कामों में लिप्त हो चुके थे। सुंदर सुंदर युवतियों के बीच रहकर उनका चरित्र बिगड़ गया था। शराब पीने वालों के साथ रहकर वह शराबी हो गए थे। जुआरी लोगों के साथ रहकर वह जुआ खेलने लगे थे। उनके पास जितना धन था वो सारा धन जुए में हार चुके थे। उन्होंने उस गुफा में रहते रहते नगर के लोगों से बहुत सारा पैसा भी मांग लिया था। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर अब नगर के लोग उन दोनों राजकुमारों को फांसी लगाने के लिए जा रहे थे। आखिर वह राजकुमार भला यह सब देखकर कैसे होने देता। उसने तुरंत जाकर के नगर के लोगों से कहा, हे भाइयों, आप मुझसे यह पैसे ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उस छोटे राजकुमार के बार बार निवेदन करने पर नगर के लोगों ने पैसे लेकर उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मित्रों, अब तो छोटा राजकुमार अपने दोनों भाइयों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह तीनों वहां से आगे के लिए चल दिए। वहां से कुछ दूर चलने के बाद जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुएं को देखकर बड़े राजकुमार ने कहा, चलो भाइयों, हम लोग बहुत दूर से चलकर आए हैं। इस कुएं के पास बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। यहाँ पर कुछ जल पीने करने के बाद हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। मित्रों, बड़े भाई की बात सुनकर के छोटा राजकुमार राजी हो गया। अब तक तो वह छोटा राजकुमार यह भी भूल चुका था कि सफेद तोता से विदा लेते समय उसने क्या कहा था। अब छोटा राजकुमार मृग से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और वहां बैठकर आराम करने लगा।
तब उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। उसके बाद में उन दोनों बड़े राजकुमारों ने राजकुमारी को उसी सोने के मृग पर बैठाया और वहां से सोने का पिंजरा लेकर चल दिए। अपने भाई को कुएं में धकेलकर वह दोनों अपने नगर लौट आए। महल में आकर उन्होंने राजा से कहा कि पिताजी, हम सोने के तोता को पकड़ कर ले आए हैं। इसी तोता ने हमारे बगीचे में से सोने के फल चुराए थे। इसके साथ साथ पिताजी, हम इस सोने के मृग को भी लेकर आए हैं और इस सुंदर राजकुमारी को भी। मित्रों, यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और नगर के लोगों ने भी इस बात की खुशी मनाई। लेकिन इस बात को सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा खुश नहीं थी। वह राजकुमारी रोती रही। उसने तो धीरे धीरे करके खाना पीना भी छोड़ दिया और उस मृग ने भी खाना पीना छोड़ दिया। वह सोने का तोता भी उदास रहने लगा। तब राजा ने बहुत कोशिश करी, लेकिन राजा के बार बार कोशिश करने पर भी ना तो वह राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने का मृग। उसने भी कुछ नहीं खाया पिया, तोते ने भी नहीं कुछ खाया। उधर छोटा राजकुमार तो उस कुएं में पड़ा था। उसके जो दो सगे भाई थे वह उसे कुएं में धकेल आए थे, लेकिन भगवान की कृपा से वह मरा नहीं था, क्योंकि उस कुएं में डूबने लायक पानी नहीं था। वह बेचारा कुएं में पड़ा पड़ा अपने भाग्य को कोस रहा था। तब उसे उसी सफेद तोता की बात याद आई और वह तोता की बात याद करके बहुत पछताने लगा। कहने लगा, यदि मैंने उस तोता की बात आज मानी होती तो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ता। उधर राजकुमार ने जैसे ही उस सफेद तोता को याद किया तो वह तोता उसी समय प्रकट हो गया। तोता कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हें बार बार समझाया था, लेकिन तुम मेरी बातों को भूल जाते थे। मैंने तुमसे कहा था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे लोगों की मदद मत करना जिनको फांसी होने वाली हो। मित्रों, राजकुमारी यह कहानी उस राजा को सुना रही है और राजा बड़े ध्यान से सुन रहा है। राजकुमारी आगे कहती है कि राजा साहब, अच्छी तरह से गर्म किया हुआ पानी फिर से ठंडा हो जाता है। उसी तरह दुष्ट लोग चाहे कितना ही अच्छा बनने का ढोंग करें, पर समय पर वह अपनी औकात दिखा ही देते हैं। दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता से ही पेश आना चाहिए। मित्रों, राजकुमारी आगे और कहती है कि चाहे प्राण निकाल कर रख देना, पर यह तीन लोग कभी अपने नहीं हो सकते। नंबर 1, जिसे किसी बुरी चीज की लत लग जाती है, जैसे जुआ, शराब, गांजा, चरस आदि की, और दुष्ट नारियों के झूठे प्रेम में पड़ जाता है, वह अपनों को भी भुला देता है। नंबर 2, झूठ बोलकर धन कमाने वाला, धन का अत्यंत लालची। नंबर 3, वैश्या और चापलूसी करने वाला और पहले का शत्रु, यह कभी अपने नहीं होते। इन्हें अपना समझने वाला महामूर्ख कहलाता है। मित्रों, राजकुमारी आगे कहती है कि राजा साहब, वह सफेद तोता राजकुमार से कहता है कि मेरी बातों को खैर तुमने नहीं माना, मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करता हूँ। राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए छोटी सी रस्सी डालता हूँ, तुम इस रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। इतना कहकर उस तोता ने एक छोटी सी रस्सी उस कुएं में लटका दी और देखते ही देखते उस रस्सी का आकार बहुत लंबा हो गया। कुएं में गिरे हुए उस राजकुमार के पास तक जा पहुंची। तब राजकुमार उस रस्सी को पकड़कर बाहर निकल आया। तब तोता ने उससे कहा, हे राजकुमार, जाओ, अब तुम अपने घर के लिए जाओ। लेकिन राजकुमार, तुम होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन है, वह लोग जरूर तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। मित्रों, सफेद तोता की इतनी बात को सुनने के बाद वह राजकुमार अपने राजमहल को लौट जाता है और अपनी नगरी में पहुंचने के बाद उसे एक भिखारी मिलता है। तब उस भिखारी को राजकुमार ने अपने वस्त्र दान में दे दिए और उसके फटे पुराने कपड़े लेकर पहन लिए। राजकुमार भेष बदलकर अपने राजमहल में पहुंचा। वहां उसके पहुंचते ही एक विचित्र बात होती है। जैसे ही वह राजकुमार अपने महल में पहुंचा तो उसे देखते ही सोने का मृग जो था वह एकदम से आवाज देने लगा और दाना पानी भी खाने लगा। अब तो सोने का तोता भी खुशी से आवाजें करने लगा और वह भी खाने पीने लगा। राजकुमारी ने भी अपने आंसुओं को पोंछ डाला। उसके चेहरे पर खुशी झलक आई। मित्रों, राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। राजा ने राजकुमारी से इस बात का कारण पूछा
तो राजकुमारी कहने लगी है, महाराज मैंने आपको पहले ही सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने आपके छोटे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुँचा है, जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। इसी राजकुमार के साथ में मेरा विवाह हुआ है और मैं अपने जीवन में इस राजकुमार के साथ ही रह सकती हूँ। राजा ने पूछा, पुत्री वह कहाँ है? तब जो व्यक्ति मैले फटे पुराने कपड़े पहने था, राजकुमारी ने उसी की तरफ इशारा कर दिया और कहा है, महाराज यह रहा आपका छोटा राजकुमार। मित्रों, देखते ही देखते राजा ने अपने छोटे बेटे को पहचान लिया। अब तो राजा के अपने छोटे बेटे के प्रति विचार बदल गए। पहले वह उसे बुद्धिहीन मानता था, लेकिन अब वह उसे बड़ा समझदार और बहादुर मानने लगा। राजा अपने छोटे वाले पुत्र से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा। उसके बाद में राजा ने उस राजकुमार को अपना राज सिंहासन सौंपने का निश्चय कर लिया। बड़े और मंझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को धोखा दिया था और महाराज को भी धोखा दिया था। इस बात से महाराज उन दोनों से बहुत ज्यादा नाराज थे। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निकाल दिया। इसके बाद में बड़ी हंसी खुशी के साथ, धूमधाम के साथ राजकुमारी का उस राजकुमार के साथ विवाह हुआ और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। मित्रों, राजकुमार उस सफेद तोता को नहीं भूल पाया था जिसने उसकी सहायता की थी। एक दिन समय निकाल करके वह जंगल में उसी तोता की तलाश में निकला। बहुत ढूंढने के बाद उसने एक पेड़ पर उस सफेद तोता को बैठा पाया। उस समय तोता जो था वह बेचारा बहुत उदास था और वह तोता पहले से और भी ज्यादा दुबला पतला हो चुका था। राजकुमार को देखते ही तोता ने तुरंत उसे पहचान लिया और कहा, कहिए राजकुमार, आज आप इधर कैसे आ गए? तब राजकुमार ने जवाब दिया, तोता भाई, आज मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था। तुम मिल गए हो। अब चलो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ आराम से रहना। वहाँ तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की भी दिक्कत है और शिकारियों का डर भी बना रहता है। तोता ने जवाब दिया, नहीं राजकुमार, मैं यहीं पर ठीक हूँ और भला अब तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना? अब तुम्हारा काम जो था वह निकल गया। अब तुम सुखी रहो, अपने राज्य में रहो। तब राजकुमार कहने लगा, नहीं मित्र, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हें अपने साथ में रखना चाहता हूँ। अपने पास तुम्हें देखने के बाद राजकुमारी भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी। वह भी तुमसे मिलना चाहती है। तब तोता ने कहा, भाई, यदि तुम वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं कोई तोता नहीं हूँ। मुझे जादू के प्रभाव से तोता बना दिया है। मैं तो उसी नगर का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में यह राजकुमारी जो तुम्हारी पत्नी है, यह मेरी छोटी बहन है। यदि तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो आज उस जादू से हमेशा हमेशा के लिए मुझे मुक्ति मिल जाएगी और उसके बाद फिर से मैं अपने नगर को लौट जाऊंगा। मित्रों, राजकुमार को उस तोता की यह बात सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य होता है। उसने तुरंत ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और तोता के ऊपर छोड़ दिया। उस तीर के लगते ही वह तोता मर गया और उसी समय एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हो गया। फिर वह दोनों राजकुमार आपस में गले मिले और महल के लिए वापस लौट आए। अपने भाई को देखकर वह राजकुमारी भी बहुत प्रसन्न होती है। अब मित्रों, कुछ दिन वहां रहकर वह राजकुमार अपने नगर को लौट जाता है। मित्रों, राजकुमारी इतनी कहानी उस राजा को सुनाती है और कहती है कि देखा राजा साहब, किस प्रकार भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। मित्रों, अब तो राजा को राजकुमारी की बात समझ में आ जाती है और राजा अपने दोनों भाइयों को कारागार में डलवा देता है। तो मित्रों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।